Hello everyone, welcome to the another session of short series for class 9th. Okay, today we'll discuss the combine the three chapters. Okay, in SST 8th, 9th and 10th one. Right, first one is your Constitution of India. Second one is your universal franchise and India's electoral system, and third one is your the parliamentary system, legislature and the executive. Okay, today we'll discuss all these three chapters in one video. Correct. Now, question number 1 is which document contains the written rules and regulations by which a country is governed? ठीक है, कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली जिसमें रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंट्री गवर्न करता है. फर्स्ट वन इज योर द प्रियम्बल, बी ऑप्शन इज योर द कॉन्स्टिट्यूशन, सी द पीनल कोड एंड डी इज द नेशनल मैनिफेस्टो. राइट, तो योर आंसर विल बी, आंसर क्या होगा इसका? द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर second answer, second option. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? बेसिकली इट इज द सुप्रीम रिटन डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स, लॉज. ठीक है ना, जो एक कंट्री गवर्न करता है. ठीक है, अपन इसको ऐसे बोलते हैं कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द सुप्रीम रिटन डॉक्यूमेंट. ठीक है, जिसके अंदर सभी जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, ठीक है, ऑल आर रिटन देयर. written document. Right, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं. Now question number 2, in the sources the functioning of a constitution is compared to the rules of which game? ठीक है, in the sources means वही अपने NCERT के अकॉर्डिंग. ठीक है, जहां भी आपके सोर्सेज आएंगे ना, अपन बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? आपके NCERT. राइट, द फंक्शनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंपेयर टू द रूल्स ऑफ विच गेम. ठीक है, कौन से गेम के रूल से कंपेयर किया गया है? क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल एंड कबड्डी. सो योर आंसर विल बी फुटबॉल, सी ऑप्शन. ठीक है ना, एनसीईआरटी बेसिकली कंपेयर्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू द रूल्स ऑफ अ फुटबॉल गेम. ठीक है ना, बेसिकली इट इंश्योर्स दैट गेम इज प्लेड विद डिफाइंड rules and regulations and play fairly. ठीक है, that's why football is taken as an example. Now question number 3, under the 1990 constitution of Nepal, who led the final authority? ठीक है, 1990 constitution के according नेपाल के final authority किसके पास होगी? The prime minister, the people, the king and the military. ठीक है, तो under 1990 constitution of Nepal, the king had a final authority. ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे, दो देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम बट द फाइनल अथॉरिटी विल बी ऑफ किंग. राइट, अपन ये 1990 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर, ठीक है, नेपाल की. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड नेपाल फाइनली अबॉलिश द मोनार्की एंड ट्रांजिशन टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेमोक्रेसी? नेपाल के अंदर फाइनली मोनार्की कब अबॉलिश हो गई थी, खत्म हो गई थी, एंड ट्रांजिशन टुवर्ड बिकम अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी कब आ गई थी यहाँ पे? ठीक है ना, 1934, 1946, 1990 या 2006. तो इन 2006 नेपाल एंडेड द मोनार्की. ठीक है, काफी एक पॉपुलर मूवमेंट हुआ था और उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की यहाँ पे शुरुआत होने लगी थी. ठीक है, तो इन 2006 फाइनली नेपाल हैज अबॉलिश दी मोनार्की सिस्टम. मोनार्की पता है ना आपको? मोनार्की मीन्स जहां किंग और या तो किंग या फिर क्वीन रूल करती है. राइट, दैट इज योर मोनार्की सिस्टम. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what is the primary reason the people of Nepal wanted a new constitution after 2006? ठीक है, जो मेन रीजन था नेपाल के लोगों के लिए कि क्यों उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था आफ्टर 2006. ठीक है, जो प्राइमरी रीजन पूछा गया था, वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है, बट द प्राइमरी रीजन वाज, ए ऑप्शन इज योर, द ओल्ड रूल्स वर रिटन इन अ फॉरेन लैंग्वेज, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, दे वांटेड नेपाल टू बी, the king requested a more modern document, या फिर the previous constitution was too long. ठीक है, तो बेसिकली जो प्राइमरी रीजन था वो क्या था कि the previous constitution did not reflect the ideals of the country, they wanted Nepal to be. ठीक है ना, जो वो नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे या जो आइडियाज या आइडल्स जो चाहते थे वो पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे. ठीक है ना, द पीपल ऑफ द नेपाल बेसिकली वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्टेड डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, पॉपुलर सोवर्जेनिटी, रॉयल कंट्रोल. ठीक है, ये सब वो चाहते थे, जो कि पिछले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं था. दैट्स व्हाई
They wanted a new constitution after 2006. Now question number 6. Which term describes the unjust and cruel exercise of power by a majority group over a minority? ठीक है, आप क्या टर्म डिस्क्राइब करेंगे जिसके अंदर अनजस्ट एंड क्रूअल एक्सरसाइज ऑफ पावर हो, ठीक है ना, मेजोरिटी की ओवर अ माइनॉरिटी, राइट? ए ऑप्शन विल योर डेमोक्रेसी, बी टायरनी, सी सोवर्जिनिटी एंड डी इज फेडरलिज्म. तो ये आपकी गिवन है एनसीईआरटी के अंदर टायरनी, ठीक है ना. टायरनी बेसिकली क्या होता है? इट रिफर्स टू द अनजस्ट एंड क्रूअल यूज ऑफ पावर, ठीक है. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डज दैट मीन, टायरनी का मतलब क्या होता है, तो इट इज द अनजस्ट एंड क्रूअल यूज ऑफ पावर, जहां पे जो मेजॉरिटी होती है वो बेसिकली डोमिनेट करती है किसको? माइनॉरिटी को, ठीक है ना. और वो भी ऑब्वियसली बात है अनफेयरली, क्योंकि अगर डोमिनेट करेगी अपने से नीचे के लोगों को तो वो अनफेयर ही होगा, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन द क्लासरूम स्टोरी ऑफ सुरेश एंड अनिल व्हाट कंसेप्ट डज द सोर्स इलस्ट्रेट? तो वही सोर्स वाली बात आई, तो ये एनसीईआरटी का हो गया अपना. द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग होमवर्क, हाउ लीडर्स कैन मिसयूज देयर अथॉरिटी, द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ क्लास मॉनिटर एंड द रोल ऑफ द टीचर इज ग्रेडिंग. तो बेसिकली इस एग्जाम्पल के अंदर, क्लासरूम वाले एग्जाम्पल के अंदर यही शो हुआ था कि हाउ लीडर्स कैन मिसयूज देयर अथॉरिटी, ठीक है ना, कि जो लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी को कैसे मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास पावर होती है फिर वो रूल्स वगैरह को नहीं मानता, दे टेक अनफेयर डिसीजंस एंड दे मिसयूजेस द अथॉरिटी, ठीक है ना. तो वही सारी स्टोरीज के अंदर डिपिक्ट की गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट नो सिंगल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बिकम्स टू पावरफुल, ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा फीचर था जिसने ये प्रॉपरली इंश्योर किया था कि कोई भी जो सिंगल ऑर्गन होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा. मतलब आप किसी एक ऑर्गन को इतनी पावर नहीं दोगे कि वो बाकियों को कंट्रोल कर सके, सबको बराबर रखा जाएगा, राइट. दैट इज योर यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स या फिर फेडरलिज्म. तो इसका जो आंसर है दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर क्या बोलता है? ये भी बोलता है इट डिवाइड्स द अथॉरिटी अमंग द, किस किस के बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है. तीनों के अंदर सिमिलर, मतलब एक समान तरह की पावर दी जाती है इसको, ठीक है. इनमें से ना जुडिशरी बड़ा है, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव. द पावर इज डिवाइडेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है. सेपरेशन ऑफ पावर इज द करेक्ट आंसर. Now question number 9. The Indian Constitution was drafted by a group of approximately how many people? Indian Constitution है जब वो ड्राफ्ट किया गया था तो approximately उसके अंदर कितने लोग थे? 100, 200, 300 और 500. तो उसके अंदर अराउंड 300 मेंबर्स थे, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है ना. अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रीजन के लोग थे वहां पे. ना क्वेश्चन नंबर 10. Who is known as the father of Indian Constitution? That is very easy. महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? Answer will be a B.R. Ambedkar, and he was the chairman. He was also the chairman of drafting committee. ठीक है. Right. So B.R. Ambedkar is also known as the father of the Indian Constitution. Now question number 11. Which level of government deals with the entire nation? ठीक है, कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा जो कि एंटायर नेशन से डील करेगा? बेसिक सा आंसर है इसका, ठीक है ना, इजी है. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट, पंचायती राज या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो करेक्ट आंसर विल बी योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है दैट डील्स विद द नेशनल मैटर्स, जैसे कि डिफेंस हो गया, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो गया, चाहे करेंसी हो गया, ठीक है. जहां पूरे नेशन की बात आएगी, कौन डील करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और दी यूनियन गवर्नमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. A system where only the what does federation means in the context of the Indian Constitution? Indian Constitution के context में, ठीक है, what does federalism mean? Federalism का मतलब क्या होता है? A system where only the king rules? नहीं, that is monarchy, है ना. The total separation of religion and state? No. The right of every citizen to move to another country? No. The existence of more than one level of government in the country? Right. ठीक है.
फेडरलिज्म का मतलब ही ये होता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, ठीक है। जैसे कि पावर जो होती है अपनी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो पावर है, जो अथॉरिटी है बेसिकली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच में शेयर होती है। कुछ पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, कुछ है जो स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे है। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है ना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। Now क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, ठीक है ना। देखो अगर आपसे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पूछ लिया जाए, कितने कितने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो दे आर बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन से बताते हैं, ये जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर और द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। तो जो 3 ऑर्गन्स हैं आपके, पहला है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है ना। अच्छा इसको अब ऐसे समझ लो एक बार। 3 organs of the government, first one is your legislature, ठीक है। सेकंड इज योर एग्जीक्यूटिव, थर्ड है आपका जुडिशरी। अब इसके अंदर लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट मेक्स लॉज, ये लॉ बनाता है। इट इम्प्लीमेंट्स और यू कैन से इट एग्जीक्यूट्स लॉ, ठीक है, ये लॉ को एग्जीक्यूट करेगा। और फाइनली जो जुडिशरी होता है, इट चेक्स दैट, बेसिकली ये डिटरमाइन करेगा कि लॉ जो है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। तो अपन से क्या पूछा है, फॉर मेकिंग लॉज, लॉज बनाने के लिए कौन सा होगा, द लेजिस्लेचर। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये कौन करेगा, बेसिकली आपके जैसे लॉ है तो ये आपके इट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, ठीक है ना। सेंटर के अंदर तो पार्लियामेंट लेंगे और स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज लेगी, ठीक है ना, लॉ बनाने वाली जो बॉडी होती है। Now क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। अपने प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा था, ठीक है। इन्फोर्स करना, लॉज को इंप्लीमेंट करना और इन्फोर्स करना कौन करेगा, द लेजिस्लेचर नहीं, ये तो बनाती है हाई कोर्ट नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, ये कौन करेगा, आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इट एग्जीक्यूट्स, एग्जीक्यूटिव जो होगा वो क्या करेगा, इट इंप्लीमेंट्स एंड इन्फोर्सेस लॉ, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होंगे आपके, प्रेसिडेंट, आपके पीएम एंड योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। इनका काम होगा ये सब कि लॉ एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, या इंप्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है। ना क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ सिटीजन टू वोट इन इंडिया अंडर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है ना। मिनिमम एज क्या है अगर इंडिया के आपको वोट करना है, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, ठीक है ना। एवरी सिटीजन हु इज, कहाँ गया, एक सेकेंड, हु इज 18 ईयर्स और ओल्डर हैज द राइट टू वोट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट। एंड व्हाट डज दैट मीन। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है आपका, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स व्हाट, ओनली एजुकेटेड पीपल कैन वोट, नहीं भाई ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग देंगे, नहीं। ओनली टैक्स पेयर्स कैन वोट, नो, इंडिया में सारे सिटीजन जरूरी नहीं है ना कि टैक्स पे करें। ओनली मेन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ सोशल बैकग्राउंड, ठीक है ना। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है वो इंश्योर करता है इक्वलिटी इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी जनता जो 18 या 18 से अबव है इंडिया की, वो वोट कर सकती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, फंडामेंटल राइट्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज द डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स है, इनको अपन क्या बोलेंगे, बेसिकली बैकबोन, कंसाइंस, स्केलेटन या फिर मसल, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स आर ऑफन रिफर टू एज द ऑप्शन नंबर 70, 1 सेकेंड क्या, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली कॉन्साइंस होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कहा, ठीक है। बी,
एज दे प्रोटेक्ट सिटीजन डिग्निटी एंड फ्रीडम। भाई फंडामेंटल राइट का काम क्या होता है? दे प्रोटेक्ट द सिटीजन्स डिग्निटी और फ्रीडम को मेंटेन करके रखते हैं ना, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। बेसिकली बिकॉज ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिटीजन की डिग्निटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, दैट्स व्हाई। Now, question number 18, which right allows a citizen to move to court if they believe their fundamental rights are being violated? कौन सा जो right है वो allow करता है citizens को so that they can move to a court if they believe that their fundamental rights are being violated? तो right to equality, right against exploitation, right to constitutional remedies and right to freedom. You all know that is your right to constitutional remedies. ठीक है, यही बताता है it allows citizens to approach courts to protect their fundamental rights. Now, question number 19. Under the right against exploitation, the Constitution prohibits the employment of children below the age of. Right against exploitation, fundamental right के according Constitution जो है वो कितने साल की एज के बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोहिबिट करता है? 12 years, 14 years, 16 years और 18 years. तो योर करेक्ट आंसर विल बी चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड बिलो 14 years ऑफ एज, ठीक है, 14 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते। which right ensures that every person is equal before the law? ठीक है ना, कौन सा राइट करता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू लिबर्टी। साफ पता चल रहा है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। ये इंश्योर करता है कि ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे शुड रिसीव इक्वल प्रोटेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच, सेक्युलर स्टेट क्या होता है आपका? द स्टेट ऑफिशियली प्रमोट्स द मेजॉरिटी रिलीजन, the state does not officially promote any one religion as the state religion, religious leaders make the laws of the country and only one religion is allowed to be practiced. तो secular state का मतलब ये होता है कि आप किसी एक रीजन को एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करें, ठीक है ना। The state does not officially promote any one religion as the state religion. All the religions are equal and does not do any type of favor in any religion, ठीक है, that is your secular state. Now question number 22, sovereign means that a country is, what do you mean by sovereign? Ruled by foreign power, independent and free to make its own decision, divided into many smaller kingdoms and under military rule. So sovereign means independent and free to make its own decision. B option will be your correct answer, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिया है इट इज नॉट अंडर एनी फॉरेन कंट्रोल एंड मेक इट्स ओन पॉलिसीज। इंडिया अपनी किसी भी फॉरेन कंट्रोल में नहीं है और वो अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एडिंग डीपीएसपी टू द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मेन पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का? Punish criminals, to ensure greater social and economic reform and guide the state in making laws, to limit the power of the Supreme Court and to explain the history of the freedom struggle. तो DPSP बेसिकली का काम ही क्या था कि to ensure greater social and economic reform and guide the states in making law, ठीक है ना। ये बेसिकली DPSP आपको यही प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? गाइडलाइंस, इट प्रोवाइड्स यू द गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट टू बिल्ड अ जस्ट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी। मतलब एक अच्छी सोसाइटी, वेलफेयर एंड वेल ओरिएंटेड सोसाइटी को फॉर्म करना ही इनका जो मेन पर्पस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन रिफर्स टू, ठीक है, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या रेफर करती है? वन रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर, वन ग्रुप विद इन अ कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स इन द सेम कम्युनिटी, अ फॉरेन कंट्री डोमिनेटिंग अ लोकल कम्युनिटी, या द गवर्नमेंट डोमिनेटिंग द पीपल। द करेक्ट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन, दैट इज वन ग्रुप विद इन अ कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स इन द सेम कम्युनिटी, ठीक है। इंट्रा मतलब आपस में ही, अंदर ही, ठीक है ना। तो इंट्रा कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया आपके? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब ये हो गया कि इन इक्वालिटी विद इन द सेम सोशल और रिलीजियस ग्रुप, मतलब एक ही सोशल या रिलीजियस ग्रुप के अंदर, ठीक है, सेम सोशल या रिलीजियस ग्रुप के अंदर भेदभाव होना, ठीक है ना, एक कम्युनिटी दूसरे को ऊपर हावी हो रही है, इंट्रा, ठीक है ना। इंट्रा मतलब सेम, अंदर ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट? कोर्ट के सिस्टम को क्या बोलेंगे? इजी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी या मोनार्की।
दैट इज योर जुडिशरी। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इट इंटरप्रेट्स लॉज एंड प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज? कॉन्स्टिट्यूशन जो है भाई माइनॉरिटी को क्यों प्रोटेक्ट करता है? बिकॉज दे आर ऑलवेज रिचर देन द मेजोरिटी। ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है। टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड इंश्योर द इंटरेस्ट आर नॉट एक्सक्लूडेड, because minorities do not have to follow the law to make sure the majority cannot vote. मेजोरिटी भाई माइनॉरिटी के साथ ऐसा नहीं है कि वो लॉ फॉलो नहीं करें, लॉ तो सबको फॉलो करना है, चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, राइट। तो यार बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट ही इसलिए किया गया है सो दैट डेमोक्रेसी रिमेन्स इंक्लूसिव एंड फेयर, ठीक है, ताकि डेमोक्रेटी है जो वो इंक्लूसिव रहे और फेयर रहे, है ना भाई। उनके इंटरेस्ट को आप साइड में नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ये इजी है, 1934, 1946, 1947 या 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हुई थी आपके दिसंबर 46 के अंदर, 1946, और वहां से आपकी फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच चैलेंज डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेस वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, सबसे बड़ा क्या चैलेंज आया था उनके पास में? लैक ऑफ पेपर एंड पेन नहीं, ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, द किंग ऑफ इंग्लैंड रिफ्यूज टू लीव, या एवरीवन इन इंडिया स्पोक द सेम लैंग्वेज। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेन चैलेंज था उनके लिए वो ये था कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है ना। The assembly had to accommodate India's vast diversity with ensuring unity and equality. मतलब इतने रिलीजन, इतनी डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के होने के बाद भी उनको सबको, उनका काम क्या था कि बेसिकली उनको यूनिटी और इक्वालिटी के साथ रखना है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था उन सबके लिए, ठीक है, सबको खुश रखना था ना उनको। क्वेश्चन नंबर 29, द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू, राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर क्या आता है आपके? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, या फिर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर बेस्ड ऑन कास्ट, फोर्स अदर्स टू चेंज द रिलीजन, या फिर ब्रेक एनी लॉ यू डिसलाइक। तो इसका होगा प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। राइट टू फ्रीडम का मतलब ही ये हो गया कि आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिटीजन्स आर अलाउड टू चूज देयर प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस, जो भी दे वांट टू चूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, to decline the nature of the political according to the sources, why does a country like India need a constitution? ठीक है ना, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है भाई? To ensure only one person makes all decision? नहीं। To define the nature of the political system and protect citizen rights from misuse of power, to prevent people from playing sports, या to keep the country under British rule? तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, नीड ही क्यों आई? क्योंकि अपन को क्या करना था? टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट फ्रॉम द मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिश एरा खत्म हुआ ही था। तो उसके बाद में अपन को ये तो इंश्योर करना था ना कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चलेगा, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, और अब सिटीजन्स के राइट को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, राइट। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, राइट। योर फर्स्ट चैप्टर इज डन। नाउ द सेकंड चैप्टर, ठीक है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ द सेकंड इज योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर कहा जाता है आपके? आर्टिकल 324, आर्टिकल 18, आर्टिकल 326, आर्टिकल 370। तो आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, ठीक है ना, इट मीन्स तो यू ऑल नो, ठीक है ना, कि दैट एवरी सिटीजन एज 18 एंड अबव हैज द राइट टू वोट विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 326 के अंदर ये कहा गया है। आर्टिकल्स याद कर लेना भाई एकदम अच्छे से, ठीक है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली चेंज द मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, ठीक है ना। इंडिया ने ऑफिशियली जो मिनिमम वोटिंग एज है वो 21 से 18 कब की थी, ठीक है, क्योंकि पहले ये क्या 21 थी, उसके बाद में एक्ट आया तो 21 से 18 किया गया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था एक, उसके बाद में उसको 21 से 80 कर दिया गया।
1947 एंड 1988, 1950 या 2001, तो ये किया गया था आपके 1988 के अंदर, ठीक है। क्या आया था आपके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर जो एज थी वो 21 से रिड्यूस होके 18 कर दी गई, राइट। और ये एक्ट तो आया था आपका 1988, दैट्स व्हाई आंसर इज 1988। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक्ट कब इफेक्ट हुआ था, कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1989 के अंदर, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस याद रखना, एक्ट तो आया था 1988 के अंदर, दैट्स व्हाई ऑफिशियली चेंज तो 21 to 18 1988 में हो ही गया था, बट इट केम इनटू इफेक्ट इन 1989। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP सिस्टम यूज्ड इन इंडिया, ठीक है ना। ये सिस्टम कब लागू किया गया था? FPTP जो सिस्टम है, इसका मतलब क्या होता है कि विद द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन इवन विदाउट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं भी हो, पर अगर किसी कैंडिडेट के पास में ज्यादा वोट हैं तो वो जीत जाएगा, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये होता है। अब इसमें से ऑप्शंस में क्या आएगा आपके, द कैंडिडेट्स मस्ट गेट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट्स, नहीं। द कैंडिडेट विद इन द मोस्ट एजुकेशन विन्स, नो। ओनली द रूलिंग पार्टी कैन विन, नहीं। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विन रिगार्डलेस ऑफ अ 50% मेजॉरिटी, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 50% वोट आए, अगर आपके पास दूसरी पार्टी के से ज्यादा वोट आ गए तो आप मेजॉरिटी के अंदर हो, ठीक है ना। तो द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विन रिगार्डलेस ऑफ अ 50% मेजॉरिटी, ठीक है ना। जिसके पास भी ज्यादा वोट आए वो जीत गया, सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, Who was the first person to cast a vote in independent India 1951 to 52 जनरल इलेक्शंस के अंदर? कौन पहले पर्सन थे जिन्होंने वोट कास्ट किया था? श्याम सरन नेगी, सुकुमार सेन, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो ये थे श्याम सरन नेगी, ठीक है ना। ये कहाँ से थे? ये हिमाचल प्रदेश से थे आपके, एंड ही वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951-52 जनरल इलेक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which body is responsible for conducting elections for the Lok Sabha, Rajya Sabha and the officers of the president and vice president? कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, ये आपके कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर द लोक सभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके लिए, सो दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वुड बी कंडक्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी? कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है भाई? अ लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, a group of nominated members in parliament, a geographical area from which one representative is elected, या फिर the rules for campaigning। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये होता है कि एक जोग्राफिकल एरिया या एक टेरिटोरियल एरिया whose voters elect one representative to the legislature। तो आपका सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। के बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, द राज्यसभा इज कंसिडर्ड अ परमानेंट हाउस बिकॉज, राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं भाई? ठीक है ना, पता है ना, राज्यसभा इज कंसिडर्ड टू बी अ परमानेंट हाउस। व्हाई? इट्स मेंबर्स सर्व फॉर लाइफ, एक्सक्यूज मी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, ऑल इट्स मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड, ओनली 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, क्यों? Because it is not dissolved, it members retired in rotation, ठीक है, वो भी 1/3 of the members retire after every 2 years, that's why Rajya Sabha is considered to be a permanent house, ठीक है, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होती कभी भी। Now question number 8, how many members are nominated by the president to the Rajya Sabha for the expertise in fields like art and culture, art and science, sorry? कितने मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? 2, 543, 12 या 233? तो ये होते हैं आपके 12 मेंबर, ठीक है, जो 12 मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा फॉर द एक्सपर्टीज इन किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी फील्ड से, इट मे बी आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है, इन किसी भी फील्ड से वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विच टर्म इज यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर द फ्रेंचाइज और द राइट टू वोट? फ्रेंचाइज के लिए कौन सा जो टर्म होगा वो सिनोनिम होता है इनमें से? सेंसस, सफरेज, मैनिफेस्टो या बैलेट, सॉरी,
B option, suffrage is the another term for the right to vote in democratic system. Now question number 10, what was the approximate literacy rate in India at the time of independence in 1947? 1947 के अंदर अपनी लिटरेसी रेट कितनी थी? 14%, 50%, 8% या 25%? भैया बहुत ज्यादा कम थी, दैट इज 14%. ठीक है ना, तभी मेकिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अ बोल्ड स्टेप तभी दिया गया था, बिकॉज 14% लिटरेसी रेट थी इंडिया के अंदर 47 के अराउंड. क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा? ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर कितनी सीट्स रिजर्व है? 150, 47 एंड 84, 84 एंड 47 या 543 एंड 0? तो ये है आपके शेड्यूल कास्ट के लिए 84 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47. ठीक है ना, इतनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन दी लोकसभा. Now question number 12, the model code of conduct is a set of guidelines for political parties to follow during मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. कब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली आपकी गाइडलाइंस होती है. ठीक है ना, ये कब आपको यूज में लेनी है ना? द फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट नहीं, द इलेक्शन पीरियड, द नेशनल बजट सेशन या फिर इंटरनेशनल समिट. तो ये आपके इलेक्शन पीरियड के अंदर. ठीक है ना, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाइज ड्यूरिंग द इलेक्शंस so that fair and proper elections can be held. ठीक है, कोई भी मिसयूज नहीं हो पावर्स का. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर? ईआरओ का. ठीक है, ईआरओ का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होगा? मैनेजिंग एंड अपडेटिंग द वोटर लिस्ट, काउंटिंग द फाइनल वोट्स ऑन इलेक्शन डे, चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर या अलॉटिंग इलेक्शन सिंबल्स टू पार्टीज. तो इलेक्टोरल रोल, ठीक है, जो ईआरओ का रोल होगा वो क्या होगा आपका? इलेक्टोरल रोल, दैट इज मैनेजिंग एंड अपडेटिंग द वोटर लिस्ट. ठीक है ना, इसको रिवाइज करना, इसको प्रिपेयर अपडेट करना, ये सब काम इलेक्टोरल रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का. ना क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या डिस्क्राइब करेगा? ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स कैन वोट, वोटिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल सिटीजंस, ऑल एडल्ट सिटीजंस कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर और वेल्थ, या ओनली लिबरेट सिटीजंस कैन वोट? तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. बहुत बार कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन द राज्यसभा व्हाट इज द फिक्स टर्म ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर? ठीक है ना, इंडिविजुअल मेंबर की कितने ईयर की जो टर्म है दैट इज फिक्स्ड इन राज्यसभा. ठीक है, अपने कहा था ना कि ये परमानेंट हाउस है. 5 साल, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो 6 ईयर्स. ठीक है ना, राज्यसभा का जो टर्म पीरियड होता है दैट इज 6 ईयर्स फॉर एन इंडिविजुअल मेंबर. ठीक है, उसके बाद में तो 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं ना हर 2 साल में. क्वेश्चन नंबर 16, which technology allows the voter to see a printed slip of their choice to confirm the vote was cast correctly? ठीक है, क्या होती है भैया आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है, प्रिंटेड स्लिप देती है आपको कि आपने वोट दे दिया या नहीं दिया? ठीक है, ईवीएम, वीवीपीएटी, नोटा या ब्रेल बैलेट? तो दैट इज योर वीवीपीएटी. ठीक है ना, ये टेक्नोलॉजी. अरे इसका फॉर्म भी बता देते हैं आपको. चलो, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल. ठीक है ना, इट अलाउज वोटर्स टू सी अ प्रिंटेड स्लिप वेरीफाइंग कि भाई आपने वोट दे दिया या नहीं दिया, मतलब दे ही दिया. ठीक है, वीवीपीएटी आपको प्रोवाइड किया जाता है. Now question number 17, what is the legal consequence if none of the above receive the highest vote in a Lok Sabha elections? अगर नोटा receives the highest vote in Lok Sabha elections तो क्या legal consequence होगा इसका? ठीक है ना, the election is cancelled, the candidate with the second highest votes is declared as the winner, a new election must be held within 30 days या the seat is left vacant for 5 years. तो अगर नोटा आ जाता है, ठीक है, हाईएस्ट वोट्स नोटा को रिसीव होते हैं, तो कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट इज डिक्लेयर्ड एज अ विनर. ठीक है ना, जिसके पास में भी सेकंड हाईएस्ट वोट है वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा. नोटा की वैसे कोई इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है. ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर उसको हाईएस्ट वोट मिल जाते हैं तो कैंडिडेट्स विद मोस्ट वैलिड वोट्स विन. क्वेश्चन नंबर 18 है आपका,
बिफोर इंडिपेंडेंस रफली व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैड द राइट टू वोट? इंडिपेंडेंस से पहले कितनी थी? 13%, 50%, 2% या 100%? तो दैट इज योर 2%. Only 2% of the Indians had the right to vote due to property and education restrictions. ठीक है, काफी सारे restriction थे, इसलिए only 2% of the population can vote. Question number 19, the Election Commission of India was established. ये पता होना चाहिए आपको. 1947, 1988, 1950 या 1952. That is 1950. ठीक है, तभी अपन नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं 26 जनवरी को. 25th है, सॉरी, ठीक है ना. दैट इज योर 25 जनवरी 1950. ठीक है, नेशनल वोटर्स डे, बिकॉज इन दिस डेट ओनली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होंगे आपके? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस या फिर द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो ये होंगे आपके द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. 21, the local body elections, that is panchayats and municipalities are managed by, ये कौन मैनेज करेगा? The Election Commission of India, the State Election Commission, the District Magistrate या फिर गवर्नर. तो ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करेगा, ये आपके करेगा द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है ना, लोकल बॉडीज के इलेक्शन यही कंडक्ट करवाएंगे. Now question number 22, what does the electoral college for the president of India consist of? ठीक है ना, इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट के लिए, उसमें कौन कौन वोट कर सकते हैं आपके? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ऑल सिटीजन्स एज 18 एंड अबव, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ओनली या फिर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द कैबिनेट. तो इसके अंदर कौन करेंगे आपके? जितने भी लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज एमएलएज जो होते हैं, एमपी एंड एमएलएज, ठीक है, दे कैन वोट इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट. Now question number 23, which former chief election commissioner is famous for introducing voter ID cards and strict election reforms in 1990s? ठीक है, 1990s के अंदर कौन से जो ईसी आए थे उन्होंने वोटर आईडी वाला चलन शुरू किया था? सुकुमार सेन, टीएन शेषन, राजीव गांधी या फिर श्याम सरन नेगी? तो ये टीएन शेषन. ठीक है ना, दे इन्फोर्स स्ट्रिक्ट इलेक्शन लॉज एंड इंट्रोड्यूस वोटर आईडीज. Now question number 24, a representative democracy means, representative democracy का मतलब क्या होता है? People vote on every single law directly. Citizens choose representatives to make laws on their behalf. The military chooses the leader या फिर only one party is allowed to exist. तो इसके अंदर होगा आपका B. Citizens choose representatives to make laws on their behalf. है ना? Question number 25. If in the FPTP system, if candidate X gets 30%, Y get 25% and Z gets 20%, who declare the winner? ठीक है, अगर आपके FPTP सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कैंडिडेट X को 30% मिलते हैं, Y को 25% और Z को 20%, तो विनर कौन डिक्लेयर होगा भाई? आप कैंडिडेट X होगा. नो वन, बिकॉज 50% किसी के पास नहीं है. देयर इज रन ऑफ बिटवीन X एंड Y या फिर द पार्टी विद द मोस्ट वेल्थ. तो अपने कहा था एफपीटीपी सिस्टम क्या बोलता है कि जिसके पास भी ज्यादा वोट होंगे ही विल बी द विनर. तो सबसे ज्यादा वोट अपने किसके पास है? कैंडिडेट एक्स के पास में, तो इट विल बी दी आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच यूरोपियन कंट्री ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट ओनली इन 1971? 1971 में कौन से कंट्री ने वुमेन को भी वोट देने का अधिकार दिया था? यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएस. तो ये दिया था आपके 1971 के अंदर स्विट्जरलैंड के women को have the right to vote at the federal level. Now question number 27, what is the total number of constituencies in the Lok Sabha? लोक सभा के अंदर total number of constituencies कितनी है भाई? 543, 245, 550 या 310? तो ये आपकी है 543, तो याद होगा. Question number 28, every 2 years what proportion of the Rajya Sabha members retire? ये भी पढ़ा था अपन ने. 1/2, all members 1/3 या 1/4? तो ये है आपका 1/3. ठीक है ना, उसके बाद में हर 2 साल में होता है 1/3. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफिशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन एंड काउंटिंग वोट स्पेसिफिकली इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर? कौन सा ऑफिशियल होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल? योर ईआरओ, आरओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या गवर्नर? आपके रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल या दे मैनेजेस इलेक्शन एंड वोट काउंटिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर
रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स ऑन ईवीएम, ठीक है। ईवीएम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके अंदर प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा इलेक्शन सिंबल्स का? दे मेक द मशीन लुक्स बेटर, दे हेल्प illiterate or semi-literate voters identify candidates, they are used to track voter location या फिर they represent the wealth of a candidate। तो ये आपको बेसिकली किस में हेल्प करेंगे? दे हेल्प illiterate और द सेमी लिटरेट वोटर्स आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स, ठीक है ना। सिंबल्स क्या करते हैं? इलेक्शन सिंबल्स बेसिकली वोटिंग को थोड़ा इजी बना देते हैं। जो इलिटरेट वोटर्स होते हैं ना, जिनको पढ़ना नहीं आता, एटलीस्ट वो सिंबल से पहचान तो जाएंगे कि भैया कौन सी पार्टी के हैं, ठीक है ना, और उस अकॉर्डिंग वोट कास्ट कर देंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ना आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला चैप्टर भी डन है, राइट। इसमें भी इन केस इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट, तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ थर्ड चैप्टर अपना, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे अपन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन। Who described the Indian Constitution as a vehicle of life rather than a mere legal document? किसने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को it is a vehicle of life rather than a mere legal document? के अल्लाह ये नहीं, ये vehicle of life भी है, ये कहा था आपने। एक सेकेंड जस्ट होल्ड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपने किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ये ठीक है ना। He described the constitution as a vehicle of life, मतलब it is a living document that must adapt to change social needs। एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो कि आपकी सोशल नीड्स को चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, in the new parliament building triangular shape is intended to symbolize what specific values? ठीक है, जो नया पार्लियामेंट का सिस्टम बिल्डिंग है वो ट्रायंगुलर शेप उसकी क्या इंडेंट करती है? पावर, स्ट्रेंथ, यूनिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस, या फिर हिस्ट्री, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके करेगी बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस, ठीक है ना। इट सिंबलाइजेस बैलेंस अमंग द पावर्स, इंक्लूसिवनेस आपकी डेमोक्रेसी की, और एक पर्पसफुल गवर्नेंस। Your C answer will be correct answer. Now question number 3, what is the maximum number of members in the Lok Sabha as envisioned by the constitution? Maximum number of members in Lok Sabha, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने थे? 543, 250, 550 या 52? तो ये थे आपके 552, जिसके अंदर 530 तो थे आपके स्टेट से, 20 थे आपके यूटीज से, यूनियन टेरिटरीज से, और 2 एंग्लो इंडियंस जो कि अब नहीं, ठीक है। तो टोटल 552 मेंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द सिंगल प्लेस नियर द स्पीकर्स चेयर? ठीक है, स्पीकर के चेयर के पास में एक सिंगल करके स्टिक टाइप सी चीज रखी हुई होती है, ठीक है। व्हाट डज दैट डिस्क्राइब? A symbol of military power from the Mughal era, a silver scepter symbolizing the transfer of power and dharma, a bronze statue representing the struggle for independence, या फिर a stone carving representing the Ashok Amble। तो it represents, ये क्या होती है आपकी? A silver scepter symbolizing the transfer of power and dharma, ठीक है ना। ये ताकि 1947 के अंदर the peaceful transfer of power and the idea of governance based on the righteousness, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, ठीक है, जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। व्हाट डज द टर्म बाइकैमरल सिस्टम रिफर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? बाइकैमरल सिस्टम का मतलब क्या होता है ये बताना है, सिंपल, ठीक। बाय मतलब 2, अ सिस्टम विद 2 ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अ सिस्टम विद 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय बोथ अ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर, या फिर अ सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो बाइकैमरल सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम विद 2 हाउसेस, दैट इज योर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द राज्यसभा रेफर्ड टू एज अ परमानेंट हाउस? राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों करते हैं? अब भी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर, है ना, ऐसे ही बता देंगे अपन। इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड, ओनली 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years।
Now question number 7, in India's parliamentary system who is considered as the nominal head of the executive? ठीक है, इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो नॉमिनल हेड होता है, ठीक है ना, ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो कौन होंगे? तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं अपने? ठीक है, किसके पास होती है, मतलब कौन होता है बेसिकली? द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये होते हैं आपके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और जो मेन रियल पावर होती है वो आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में होती है, बट द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड इज योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Now question number 8, a money bill can be introduced only in Rajya Sabha, both the houses, Lok Sabha and state legislative council. तो जो मनी बिल होता है that can only be introduced in the लोक सभा, सॉरी, ठीक है ना, लोकसभा के अंदर मनी बिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, एज इट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द पीपल ना, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट? ये भी अपन अभी कर चुके। एग्जीक्यूटिव का मतलब ही क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स लॉ, रखा अभी अपन ने, टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स लॉ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द क्वेश्चन आर इन द लोकसभा? क्वेश्चन आर का मतलब क्या होता है भाई लोकसभा के अंदर? अ टाइम फॉर मेंबर्स टू वोट ऑन अ न्यू बिल, द फाइनल आवर बिफोर अ सेशन एंड्स फॉर वेकेशन, द फर्स्ट आवर वे एमपीज आस्क मिनिस्टर्स अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर अ सेशन डेडिकेटेड टू द प्रेसिडेंट्स स्पीच। तो क्वेश्चन आर का मतलब ही होता है कि द फर्स्ट आवर वे एमपीज आस्क, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, दे आस्क मिनिस्टर्स अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है ना। इसके अंदर क्वेश्चन आर के अंदर जो एमपीज होते हैं ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी रखते हैं बाय द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द एमपीज, ठीक है ना। एमपीज क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर से भाई कि आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह से, कैसे, क्यों, कितना, कब लागू की, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज? कौन सी लिस्ट के अंदर कर सकते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या ग्लोबल लिस्ट? तो दैट इज योर यूनियन लिस्ट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन लिस्ट के अंडर आएगी, और यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आपके? जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो बेसिकली आ जाते हैं आपके, डिफेंस आता है, ठीक है ना, फॉरेन अफेयर्स आते हैं, एंड करेंसी, दे ऑल आर हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द राइट टू एजुकेशन, आरटीई है, ठीक है, दैट एक्ट 2009 वाज मैंडेटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आरटीई एक्ट जो 2009 आया था वो कौन से आर्टिकल के तहत आया था? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 32, ठीक है ना। तो ये आया था आपके आर्टिकल 21A, ठीक है ना। इट मेक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज 6 to 14 years अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा कौन होते हैं? ये भी अपन ने अभी पढ़ा था, द स्पीकर, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या सीनियर मोस्ट एमपी? तो दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Question number 14, if there is a conflict between a union law and a state law on a subject in the concurrent list, which law prevails? ठीक है, अगर सपोज करो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, यूनियन लॉ और स्टेट लॉ के बीच में, सेंट्रल लॉ और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कॉन्करेंट लिस्ट की किसी सब्जेक्ट, ठीक है, तो लॉ किसके पास जाएगा? द स्टेट लॉ, द यूनियन लॉ, बोथ लॉज आर कैंसिल, या द जुडिशरी डिसाइड्स अ थर्ड लॉ, ठीक है। तो भाई ये कॉन्करेंट लिस्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर तो यूनियन गवर्नमेंट की ही बात मानी जाएगी, राइट। तो यूनियन लॉ विल बी द correct answer. Now question number 15, what must happen for a bill to officially become an act? भाई bill officially act कब बनेगा? ठीक है, it must be published in local newspaper, it must be approved by the Supreme Court, it must receive the president's assent after passing both the houses, या it must be signed by the prime minister. तो जो एक बिल है वो एक्ट कब बनेगा? आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। इसका मतलब दोनों हाउसेस से पास होने के बाद में, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के बाद में जो बिल है वो क्या बन जाएगा? आपका एक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट इज मेंशन्ड एज हैविंग अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल मतलब टू हाउसेस, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो ये किसकी आपकी
कर्नाटका के अंदर, इन चारों में से कर्नाटका हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ आर देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी रिगार्डिंग द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है ना, जुडिशरी का रोल ये अपन पढ़ चुके तीनों का। जुडिशरी का रोल क्या होता है आपका, टू एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेक फॉर वायलेशंस। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वायलेट लॉ वायलेट होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना या देखना। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जांपल है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का। द प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, MPs asking questions to ministers during the question hour, citizens voting in the general elections, the speaker maintaining discipline in the house। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल है इसके अंदर कि MPs asking questions to ministers during the question hour। ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 19, हु आर द सिविल सर्वेंट्स। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं इंडियन सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, सिविल सर्वेंट्स को अपन ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु सर्व फॉर 5 years, पार्लियामेंट परमानेंट ऑफिशियल्स हु हेल्प इंप्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज, जजेस हु प्रेसाइड ओवर द हाई कोर्ट्स या वॉलंटियर्स हु हेल्प ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो आपके ब्यूरोक्रेट जो होते हैं दे आर द परमानेंट ऑफिशियल्स हु हेल्प टू इंप्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज। ठीक है ना, ये दे आर नॉन इलेक्टेड, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। दे आर द परमानेंट ऑफिशियल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके सिविल सर्वेंट्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स। Now question number 20, the collective responsibility principle means that the council of ministers is answerable to। collective responsibility का मतलब, जो collective responsibility होती है वो किस सेंस में बताया ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको आंसरेबल होते हैं उसके अंदर, राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा या फिर द सुप्रीम कोर्ट। दे आर आंसरेबल टू दी लोकसभा। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको आंसरेबल होते हैं, लोकसभा को। 21, in a state government who holds the same nominal position as the president does at the union level। ठीक है ना, स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट की नॉमिनल पोजीशन कौन हेल्ड करेगा भाई, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर ऑफ द असेंबली या मेयर। तो स्टेट लेवल पे गवर्नर इज द नॉमिनल हेड। ठीक है, जैसे कि यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर होते हैं। 22, which of the following is not a challenge to the effective functioning of the legislature mentioned in the sources। इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं है, नॉट पूछा गया अपन से। ठीक है ना, रेगुलर एब्सेंटिज्म ऑफ मेंबर्स, excessive members of laws being passed, reductions in the quality of debates या फिर criminal cases against representatives। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें हो जाएगा द एक्सेसिव नंबर ऑफ लॉज बीइंग पास्ड। ठीक है ना, ये चैलेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर डज द पार्लियामेंट टिपिकली मीट। ठीक है, कितने टाइम में जो पार्लियामेंट होगा वो मिलेगा, 2 times, 3 times, 4 times या वंस अ ईयर फॉर अ लॉन्ग सेशन। इट मीट्स 3 टाइम। ठीक है ना, 3 टाइम होगा आपका, बजट सेशन होगा, मॉनसून सेशन होगा और विंटर सेशन होगा। ठीक है ना, रेगुलर जहाँ पे पार्लियामेंट जनरली मीट। Now question number 24, the Singal was originally a tradition from which ancient Indian period? मौर्यन पीरियड, चोला पीरियड, गुप्ता पीरियड या फिर मराठा पीरियड। तो सिंगल ट्रेडिशन जो है ये बेसिकली चोला डायनेस्टी के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु वहां का ट्रेडिशन है। ठीक है, कि आप पावर जब ट्रांसफर करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 25, विच हाउस रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट्री हाउस। तो आपके राज्यसभा जो है इट रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज अ क्लॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिल। बिल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्लॉज का मतलब क्या होता है भाई। ठीक है ना, द फाइनल सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ बिल एक्सप्लेनिंग डिटेल, द टाइम लिमिट फॉर डिबेटिंग अ लॉ या फिर अ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। तो क्लॉज का मतलब क्या होगा बिल के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ बिल एक्सप्लेनिंग अ डिटेल। ठीक है ना, क्लॉज क्या होता है, बेसिकली एक इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ अ बिल जो डिस्कस किया जाता है और वो वोट किया जाता है सेपरेटली, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपेंस इफ द लोकसभा पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
ठीक है, लोकसभा अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो क्या होता है, ओनली द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन, द प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज द रियल हेड, या फिर द राज्यसभा टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ड्यूटी। ठीक है ना, तो इसके अंदर द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट लूजेज इट्स मेजॉरिटी सपोर्ट एंड द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन, राइट। Now question number 28, why did लाल बहादुर शास्त्री resign as a railway minister in 1956? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्टर के रूप में क्यों रेजिग्नेशन दिया था 1956 के अंदर? He was voted out by the opposition. He took moral responsibility for a train accident. He was appointed as the prime minister, या फिर he disagreed with the president on a bill. तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो रेजिग्नेशन दिया था बिकॉज ही टुक द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, उन्होंने ये उनका रेजिग्नेशन बेसिकली ये शो करता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप रेलवे मिनिस्टर है और आपके रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे मिनिस्टर की, दैट्स व्हाई ही रिजाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक process through universal adult franchise, an Indian citizen must be at least 16 years, 21 years, 18 years या 25 years old. तो he must be 18 years. ठीक है, C option will be your correct answer. Now question number 30, which organ of the government is responsible for financial control by approving the annual budget? ठीक है, एनुअल बजट के अंदर कौन सा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा आपका फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए? द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर या द रिजर्व बैंक? तो पार्लियामेंट जो है बेसिकली इट कंट्रोल्स द फाइनेंसेस बाय डिस्कसिंग एंड अप्रूविंग द एनुअल बजट। तो इसके अंदर जो आंसर होगा दैट विल बी योर द लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, नाउ द सेशन हैज एंड। तो इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना ही है। ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन।